अगर मुलायम सिंह जी और अजीत सिंह जी का बंटवारा ना हुआ होता, चूँकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ घटनाक्रम का, तो देवेगौड़ा की जगह चौधरी अजीत सिंह जी 1996 में देश के प्रधानमंत्री होते कि हम पूरे देश के प्रधानमंत्री तय करते थे, हम राज्यों के मुख्यमंत्री तय करते थे, हम माने लोकदल वाले। हम इतने कमज़ोर आज हो गए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छोड़िए, हम अपने गांव में ब्लॉक प्रमुखी और प्रधानी भी अपनी मर्जी से चुनवाने लायक नहीं बचे। ये मेरी पीड़ा है। क्या था ऐसा जो चौधरी साहब के, चौधरी अजीत सिंह जी के और चौधरी देवीलाल जी के बीच में संबंध मधुर नहीं हो पाए? क्यों आमने सामने चुनाव लड़े मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह? वो जो इलेक्शन हुआ सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, दो बड़े नेताओं के बीच, मुलायम सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह करीबी अंतर से हार गए उस चुनाव। सिर्फ एक वोट से, अंदर की बात है। तो ये एक वोट किसका था सर? तो आज जरूरत चरण सिंह की धर्मनिरपेक्षता की है। 27 का चुनाव करीब है, कुछ लोग कहते हैं कि 26 में भी हो सकता है, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए भी। हाँ। क्या आप मानते हैं ऐसा कि चुनाव पहले हो सकते हैं यूपी में? क्या ये संभव है सर कि ये जो दो वारिस हैं चौधरी चरण सिंह की सियासत के, उनके राजनीतिक वारिस मुलायम सिंह यादव जी और उनके चौधरी अजीत सिंह जी, दोनों के जो बेटे हैं वो 27 के इलेक्शन में फिर एक साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं? आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को एक मजबूत पार्टनर मानती है? अभी हाल में देखा आपने कॉकरोच पार्टी की बात आई और मिलियंस में फॉलोअर्स हुए, बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हो गए। ये क्या है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या यूथ की जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रही है? ये भी वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। जो कॉकरोच पार्टी हैं ये पूरी हमारी व्यवस्था के विरुद्ध मैंडेट है, चाहे पक्ष हो प्रतिपक्ष। चौधरी साहब का सही मूल्यांकन ही नहीं हुआ। गांधी के बाद भारत को गांधी की नज़र से देखने वाला एक ही नेता था। वो गांव के दस्तकार के बहुत बड़े नेता थे, किसानों से भी ज़्यादा। वो रोज़ चिंतित रहते थे कि गांव का जुलाहा कहाँ चला गया, मोची कारीगर कहाँ चला गया, अच्छा बर्तन बनाने वाला कहाँ चला गया, गांव का तेली कहाँ चला गया, गांव का कुम्हार कहाँ चला गया। जो सामूहिकता का बोध था गांव का समाप्त हुआ। पहले एक संयुक्त परिवार में रहने के जो सुख थे उस पर चर्चाएं होती थी। आज सारे परिवार बटे हुए हैं। जमीन इस कदर बट गई है, इस कदर बट गई है भाइयों की, गांव में बिरला परिवार मिलेगा जो इकट्ठा रहता होगा। और वो चौधरी साहब भी कहते थे अनप्रोडक्टिव हो गई है भाई, अब तो ट्रैक्टर की बात छोड़ दो, अब तो 2 बैल की भी खेती लाके ज़मीन नहीं बची है। ये जो कल्चर है किताबों वाला, यहाँ से आप जिस कल्चर में अब हैं वो कोहनी वाला कल्चर, कि नेता इलाके में निकलता है तो कुछ लोग उसके चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं, किसी को पास नहीं फटकने देते। तो उस कल्चर में कैसे एडजस्ट करेंगे सर? क्या उस कल्चर को आप बदल देंगे? अभी जयंत चौधरी जी को थोड़ा और कद काठी के हिसाब से बड़ा होना। चौधरी साहब के मंच पे एक भी फालतू आदमी नहीं चढ़ता। नमस्कार, इस वक्त मैं जिन शख्सियत के साथ हूं उन्होंने भारत की संसद के दोनों सदनों में जनता का प्रतिनिधित्व किया है। केसी त्यागी जी, जो लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, और ख़ास बात यह है कि युवावस्था में तब आपने नेतृत्व दिया देश को जिस वक्त चौधरी चरण सिंह सियासत करते थे, उनके साथ बैठ कर के राजनीति की शुरुआत की। उनकी जो पाठशाला थी, एक तरह से कहा जाता है कि चौधरी साहब की नर्सरी से आप निकले। चौधरी साहब की पुण्यतिथि है 29 मई जी, और उनका जाना राजनीति के एक अध्याय का समाप्त हो जाना था। कहा गया कि एक युग का अंत हो गया। आपने एक लंबे समय उनके साथ सियासत की। जब चौधरी चरण सिंह का नाम आता है तो आप अक्सर बहुत भावुक हो जाते हैं। आपके दिमाग में किस तरह की तस्वीर आज 2026 में उभरती है उनकी? नहीं, चौधरी साहब तो मेरे लिए एक संस्था थे, और हमारे जैसी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो पैदा हुए नौजवान हैं, जो पीढ़ी है, उसकी कल्पना से बाहर था कि हमारे वर्गों का भी कोई सरकार में या व्यवस्था में या राजकाज में कोई पार्टिसिपेशन हो सकता है।
47 से लेकर के और 67 तक खास तौर पे ये अभिजात वर्गों के हाथ में, कास्ट भी और क्लास भी, उन्हीं के हाथ में ज़्यादातर सत्ता रही। 67 में लोहिया जी के प्रयासों से, उसमें दीनदयाल जी का भी योगदान था। गैर कांग्रेसवाद का दौर चला। आज़ादी के बाद जो पीढ़ी जवान हुई थी उसकी पहली करवट 1967 में ली और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह, पश्चिमी बंगाल में ज्योति बसु। इस तरीके से उत्तर भारत समेत वहाँ महाराष्ट्र में भी सब जगह परिवर्तन हुए। और पहली बार जो किसान जातियाँ थीं या किसान सरोकार से जो जुड़े हुए लोग थे, उन वर्गों के हाथ में सत्ता है। हालांकि उसकी उम्र कम थी और उसकी वजह है कि कोई निश्चित राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था। ये गैर कांग्रेसवाद का दौर था, लोग तरस थे तो जनसंघ से लेकर कम्युनिस्ट तक सब उसमें शामिल हो गए, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता की और एक ठोस कार्यक्रम के अभाव में वो गिर गई सरकारें। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के कांग्रेस से बाहर आने के बाद कांग्रेस में वैचारिक बहस भी शुरू हुई और जो इसका मध्य की किसान जातियों का जो जन आधार था वो भी कमज़ोर हुआ, जिसकी परिणति 1974 में जाकर के चौधरी चरण सिंह के लोकदल में हुई, भारतीय लोकदल BLD। और मुझे सौभाग्य है कि इसका जब पहला स्थापना सम्मेलन है उसमें मैं मौजूद था। ये 9 अगस्त 1974 की बात है। ये दिल्ली में हुआ था? दिल्ली के हिंदू महासभा भवन में हुआ था। अब मैं जब उन चीज़ों को याद करता हूँ तो कई बार पीड़ा भी होती है। उस समय चौधरी साहब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विरोधी मंच के बड़े नेता के रूप में उभरे थे। लोकदल में कौन कौन भर्ती हो गए थे? चौधरी चरण सिंह के अलावा बीजू पटनायक की उत्कल कांग्रेस, पीलू मोदी की स्वतंत्र पार्टी जिसमें रानी जयपुर वाली गायत्री देवी भी शामिल थी, सोशलिस्टों में राजनारायण जी और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाला दल, हरियाणा में चौधरी देवीलाल और चौधरी चांदराम की पार्टी, राजस्थान के किसानों के बड़े नेता चौधरी कुंभाराम आर्य, और 4 राज्यों में ये मुख्य विपक्षी दल सन 74 में बन गया था। और मूलतः जो गांव के सरोकारों से, गांव के सवालों से जुड़े हुए लोग थे वो इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। उस समय अकाली दल का भी बड़ा तेजस्वी नेतृत्व था। सरदार प्रकाश सिंह बादल, गुरचरण सिंह तोड़ा, जगदेव सिंह तलवंडी, ये भी दिल्ली की सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने में लगे हुए थे और इनमें और लोकदल में कोई फ़र्क नहीं था, सवाल सब एक जैसे थे। तो तब मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, लेकिन उसकी उम्र बहुत लंबी इसलिए नहीं रह पाई कि जितना 74 और 75 के बीच का घटनाक्रम तेज़ी से चला वो बेमिसाल था। चरण सिंह जी अपना विकल्प और लोकदल को बढ़ाने में लगे हुए थे। उसी बीच में आंदोलन जो सरकार के खिलाफ था वो गुजरात से उठ कर के बिहार आ गया था, छात्र आंदोलन जिसका नेतृत्व जयप्रकाश जी कर रहे थे। और फिर बिहार में चलते चलते समूचे देश में हो गया, बड़ौत में, मेरठ में, गाजियाबाद में, रोहतक में, सब जगह उनकी मीटिंगें होने लगी। हालांकि मीटिंगों का मूल आधार लोकदल का जनाधार प्लस शहरी युवा थे। 12 जून 1975 को लोकदल के ही नेता थे, समाजवादी नेता राजनारायण जी, उनकी एक याचिका लंबित थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने 71 का रायबरेली का चुनाव गलत तरीके से, भ्रष्ट तरीके अख्तियार करके जीता है। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने फैसला दे दिया कि राजनारायण जी की याचिका सही है, इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट तरीके अख्तियार किए हैं, इसलिए उनको डिबार किया जाता है 6 साल के लिए, उनकी सदस्यता भी समाप्त की जाती है। तो उस आंदोलन को वो बहुत जोर पकड़ गया। इंदिरा गांधी
कांग्रेस का स्वरूप बदल चुकी थी। जो जवाहरलाल की पार्टी थी, गांधी की पार्टी थी, पटेल की पार्टी थी, जहाँ विसंगतियों को और भिन्न विचार को भी सम्मान मिलता था। गांधी की पार्टी में तो राजाजी राजगोपालाचारी भी थे, हिंदू महासभाई महामदन मोहन मालवीय भी थे, उसमें मार्क्सवादी नेता नंबूदरीपाद भी थे, उसमें समाजवादी नेता लोहिया नरेंद्र देव जयप्रकाश जी भी थे। तो ऐसा कांग्रेस वो बची नहीं थी, और कांग्रेस भी व्यक्ति का पर्याय हो गई थी। नारे लगने थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया और अपने समर्थन में रैली बुला करके दिल्ली में कह दिया कि नहीं, ये सब CIA के इशारे पर मुझे हटाने की साजिश है और मैं भारत की प्रतीक हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूँगी। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा होती है। उससे पहले सभा 19 जून को प्रस्तावित है, लेकिन जयप्रकाश जी का जहाज ही दिल्ली में नहीं उतरने दिया जाता है, जो कलकत्ता से फ्लाइट आ रही है। और लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी उस मंच पर बैठने का सौभाग्य है जो आखिरी सभा जयप्रकाश जी की है। मदन लाल खुराना जनसंघ के नेता थे, वो इसका संचालन कर रहे हैं, और जयप्रकाश जी के अंतिम शब्द हैं कि ये इल्लीगल गवर्नमेंट है और इसका हुक्म नहीं मानना है, इसकी नाफरमानी करनी है। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ, और पुलिस वालों को भी उन्होंने कहा कि आप भी मत मानिए। तो इसे इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के रूप में इस्तेमाल किया कि जैसे सेना को भड़काया गया, आपातकाल लग गया, हम सब लोग जेल चले गए, जनता पार्टी बनी। और मैं तकलीफ़ के साथ कहना चाहता हूँ, जो गांव की ताकत थी, किसानों की ताकत थी, चौधरी साहब के 102 के करीब MP थे, मुरारजी भाई के 25-30 MP थे, जनसंघ वालों के 80-85 MP थे। ये किस ईयर की बात कर रहे हैं? 77। और चौधरी साहब के नाम को प्रस्तावित किया जाना था जब सबसे ज़्यादा MP थे उनके। लेकिन चौधरी साहब दिल्ली की जो रायसीना की राजनीति है उससे या तो अनभिज्ञ थे या उसमें निपुण नहीं थे। उनके नाम का जिक्र नहीं चलता। मुरारजी भाई का चलता है, जगजीवन बाबू का चलता है, और इन्हीं के बीच में चुनाव है। काफ़ी परसुएसन के बाद मुरारजी भाई के पक्ष में चौधरी साहब का फतवा जारी होता है, जगजीवन बाबू के पक्ष में इसलिए नहीं कि उन्होंने आपातकाल के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्राइम मूवर जगजीवन बाबू थे उसके। इसको लेकर सवाल भी खड़े होते हैं सर कई बार चौधरी साहब पर। कहा जाता है कि उन्होंने ये भांप लिया था कि अगर जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको हटाना आसान नहीं होगा और मुरारजी देसाई को रिप्लेस करना आसान होगा। क्या ऐसा भी? नहीं, उसका वैचारिक पक्ष है। लोग तो ये भी कहते हैं कि चौधरी साहब ने हरिजन को नहीं बनने दिए। गलत सब। जिस आदमी ने, ये सरकार क्या थी, ये इमरजेंसी के खिलाफ एक दस्तावेज था, विद्रोह पत्र था। तो जिस आदमी ने इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा हो वो आदमी नई क्रांति का वाहक कैसे हो सकता? इतना मैं जरूर मानता हूँ कि जगजीवन बाबू अगर होते तो कांग्रेस पार्टी और कमज़ोर होती। वो एक बहुत ही प्रबुद्ध और अच्छे वक्ता और कांग्रेस के पुराने तपे तपाए नेताओं में थे, और अगर वो बनते तो कांग्रेस वैचारिक तौर पर भी और वोट के हिसाब से भी काफ़ी कंगाल हुई होती। लेकिन जो उस प्रसंग में सर आपका भी जिक्र आता है कि आपकी एक भूमिका रही उस वक्त उनको प्रधानमंत्री नहीं, वो सब गलत प्रचार है, वो सब गलत प्रचार है। और उनके बेटे की जो तस्वीरें आई, हाँ, कहीं ना कहीं कहा गया कि वो सब आपने किसी तरह से उनको अरेंज कराया। नहीं, हमने नहीं अरेंज कराया। वो अदालत में मुकदमा चला और अदालत का फैसला है जो उन्होंने भी माना, हमने भी माना। मैं तो बाद में जगजीवन बाबू से मिला, सुरेश राम से मिला, वो गलतफहमी भी दूर हुई है। चौधरी चरण सिंह की भी जानकारी में था। वो चित्र उस लड़की के साथ स्वाभाविक अवस्था में सुरेश राम ने लड़की की सहमति से लिए हुए थे, जिनको किसी तरह से हम अपने कब्जे में करने में कामयाब हुए थे, जिस पर हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, हमें तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। लेकिन ना इसमें जातीय विद्वेष था और ना इसमें जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की कोई इच्छा अभिलाषा थी।
वो विशुद्ध एक क्रिमिनल थ्योरी थी जिसका अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। मैं कहना ये भी चाहता हूँ कि इतनी ताकत हमारी थी कि 77 में भी हमने प्रधानमंत्री तय किया। मैं दोबारा फिर अब 89 पे आता हूँ, बीच का प्रसंग छोड़ देता हूँ। अगर देवीलाल चौधरी साहब के जाने के बाद, हाँ, जो मेरी पीड़ा है जी, चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद अजीत सिंह जी और देवीलाल जी की भी इतनी ताकत थी कि उन्होंने चंद्रशेखर के बजाय वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया। ये दोनों बड़े नेता, चाहे देवीलाल जी हों या अजीत सिंह जी हों, ये भी उम्मीदवार हो सकते थे। इनका कोई किसी से कम जनाधार नहीं था। बल्कि अगर मुलायम सिंह जी और अजीत सिंह जी का बंटवारा ना हुआ होता, चूँकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ घटनाक्रम का, तो देवे गौड़ा की जगह चौधरी अजीत सिंह जी 1996 में देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन फिर वही चक्र चला और फिर हमारे वर्गों की तमाम हिस्सेदारी के बावजूद भी हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। अब वो ताकत कितनी बड़ी थी कि हम पूरे देश के प्रधानमंत्री तय करते थे, हम राज्यों के मुख्यमंत्री तय करते थे, हम माने लोकदल वाले, हम 50, 60, 70, 80 मंत्री तय करते थे। और आज गिरते 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 जो हरियाणा के 3 लोकदल हैं वो हमारे दल में से निकले हुए हैं। बिहार में 5 पार्टी हैं, आरजेडी, जेडीयू, रामविलास की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी, मांझी की पार्टी, वो लोकदल से निकली हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 6 पार्टी, इसमें से 5 लोकदल में से निकली हुई हैं। अकाली दल लोकदल का हिस्सा है। लेकिन हम इतने कमज़ोर आज हो गए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छोड़िए, हम अपने गांव में ब्लॉक प्रमुखी और प्रधानी भी अपनी मर्जी से चुनवाने लायक नहीं बचे। ये मेरी पीड़ा है। इसकी क्या वजह है सर, क्या मानते हैं? जैसे समाज तेजी से बदला है, तकनीक बदली, समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आर्थिक सामाजिक समीकरण, सब कुछ बदला है इस बीच में। तो आप उसके साथ आपके लोग नहीं बदल सके, अपने को यहाँ फेल कर गए, या जो सामाजिक समीकरण चौधरी साहब ने बनाए थे उनको बनाने में आप कहीं फेल हुए? नहीं, वो टूट गए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ मुलायम सिंह जी का और अजीत सिंह जी का बंटवारा, चौधरी देवीलाल का और अजीत सिंह जी का बंटवारा। थोड़ा इसको डिटेल में बताइए सर, आपने करीब से देखा, क्या था ऐसा जो चौधरी साहब के, चौधरी अजीत सिंह जी के और चौधरी देवीलाल जी के बीच में संबंध मधुर नहीं हो पाए? क्यों आमने सामने चुनाव लड़े मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह? असल में कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल, कुंभाराम आर्य, मधु लिमय, बीजू पटनायक और जॉर्ज फर्नांडिस इतने बड़े नेता थे कि एक झटके में इनका अजीत सिंह जी को नेता मानना या अध्यक्ष मानना संभव नहीं था। हम लोगों के इलाके में वो चौधरी साहब के स्वाभाविक वारिस थे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से वो नहीं था। कर्पूरी जी को, देवीलाल जी को, बीजू पटनायक जी को, समाजवादियों को, इनको सबको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अजीत सिंह जी की ताजपोशी का कोई मतलब नहीं था। और जिस ग्रुप की ताजपोशी हुई उसी की कमजोरी आज हमें देखने को मिलती है। जो बची कुची कसर थी, अगर चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते तो हो सकता है कि वो मुलायम सिंह यादव को चुन लेते, जो उनका स्वभाव था। लेकिन दोनों नेताओं के आसपास ऐसे लोगों का भी एक जमघट था जो किसी सूरत में समझौतावादी नहीं था। मुलायम सिंह जी को भी नुकसान हुआ और हमको भी नुकसान हुआ, बल्कि ज़्यादा नुकसान मैं कहूँगा कि हमें हुआ। वो जो इलेक्शन हुआ सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, 2 बड़े नेताओं के बीच, मुलायम सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह करीबी अंतर से हार गए उस चुनाव। सिर्फ एक वोट से, अंदर की बात है जी। तो ये एक वोट किसका था सर? अब ये कह नहीं सकते। तब ये कहा गया कि पश्चिमी यूपी के बहुत सारे विधायक ऐसे थे जो
चौधरी अजीत सिंह की वजह से जीत करके आए थे और वो ही नहीं, उसमें मुलायम वीपी सिंह के जी पक्ष का में- भी हाथ था। मैं बहुत तकलीफ़ के साथ कहना चाहता हूँ, वो बड़े नेता थे। वो अजीत सिंह जी से भी कहते रहे कि उनके लोग, और उनके लोग मुलायम सिंह जी से भी कहते रहे, तो 1 2 3 वोट इस तरह की थी। लेकिन ये तो कहा जाता है सर पॉलिटिक्स में, मैं नहीं जानता कितना सच है या कितना मिथक है, आप बताएंगे कि एक वक्त था जब वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वो ये चाहते थे कि डीजीपी से उन्होंने कहा ऐसा कि मुलायम सिंह यादव का एनकाउंटर कर दिया जाए, और चौधरी साहब ने ऐसे वक्त में मुलायम सिंह यादव को नेता विरोधी दल बनाया। देखिए, उनका कार्यकाल तो इतना खराब रहा, मुझे तो माया त्यागी कांड याद है। लोकसभा के 1980 के चुनाव के तुरंत बाद चौधरी साहब के समर्थकों के साथ जिस तरह से वहाँ बर्ताव किए गए, वो भी असहनीय थे। चौधरी चरण सिंह देश के बड़े नेता थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके कहने से जो दरोगा था बड़ौत का, उसका भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था गौड़ का। बाद में उसकी हत्या हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह से वो भी एक युग है जिसका आपने जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश में कुछ संगठित गिरोह अपराधियों के इकट्ठा हो गए, जिसमें यादवों का भी एक था, छबीराम, महावीरा, पोथे और अनार सिंह, और उनके साथ कुछ और भी बैकवर्ड जुड़े हुए थे, निर्भय गुर्जर भी और फूलन देवी भी। और इनकी तकरार ठाकुरों के लाला राम श्रीराम जो गिरोह था उनके लोगों से जुड़ी हुई थी। निसंदेह मुलायम सिंह यादव उन पिछड़े वर्गों की रहनुमाई करते थे, हमदर्दी रखते थे। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ कि इन अपराधी संगठित गिरोहों को जो संरक्षण देते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उसी बीच में बहुत फर्जी मुठभेड़ें हुई, इसका चौधरी साहब ने भी विरोध किया था, और वे ह्यूमन राइट कमीशन तक भी ये सवाल पहुंचा था। और चौधरी साहब के कहने पर ही मुलायम सिंह के समर्थन में 30-40 सांसद जो हैं, सरदार बूटा सिंह जो उस समय गृह मंत्री थे, उनसे मिले थे, और चौधरी साहब ने ही तमाम जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मुलायम सिंह जी के खिलाफ चल रही थी उनको रुकवाने का काम किया था। इसमें दो राय नहीं। ये कैसे हुआ कि एक वक्त एक नेता दूसरे नेता के एनकाउंटर के बारे में बात कर रहा है डीजीपी से, और फिर जब इलेक्शन होता है तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो भी चुनाव लड़ें और वो मुख्यमंत्री बन जाएं? देखिए, मुलायम सिंह उस दुश्मनी को भूली नहीं है। मुझे मुलायम सिंह जी के साथ भी काम करने का मौका मिला है। कई अवसरों पर लगा कि मुलायम सिंह ख़त्म हो गए, लेकिन वो फिर जिंदा होते हैं। उसके अंदर जो विनिंग इंस्टिंक्ट है, किलिंग इंस्टिंक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। वो 82 में इस कांड में जिसका आप जिक्र कर रहे हो, इसमें कई बार हुए। 84 में वो बुरी तरह से हार गए थे सारी सीटें। 86 में अजीत सिंह जी ने उनको पराजित कर दिया था। मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए वो चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहे, वो तब ख़त्म हो गए थे। 1991 में वो वीपी सिंह के साथ ना जा कर के चंद्रशेखर के साथ गए, तब ख़त्म हो गए थे। लेकिन वो फिर जिंदा होते बार बार, चूँकि एक तो उनकी जो समुदाय है, जाति है या समूह है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और उस समय उनके अलावा चौधरी चरण सिंह जी के बाद उन पे कोई नेता नहीं है। रामनिवास जी फेल हो चुके थे। तो जैसा भी मुलायम सिंह था, जिसका भी मुलायम सिंह था, वो उनको कबूल था। और ये भी भ्रम है लोगों का, अजीत सिंह जी भी सिर्फ 1 वोट से हारे थे। मधु दंडवते चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने बाद में निजी बातचीत में बताया। खैर, अजीत सिंह जी बनते और अच्छा होता, मुलायम सिंह जी बने, वो भी चौधरी साहब के ही सिपाही थे। लेकिन ये दोनों मिल कर के एक किसी को बनाते तो आज राजनीति जिस तरह से ख़राब हुई है, शायद ख़राब ना हो। ये दोनों नहीं मिले सर। आप कहते हैं कि दोनों मिल जाते तो शायद तस्वीर दूसरी होती। दोनों के वारिस मिले एक वक्त में, साथ में चुनाव भी लड़ा, लेकिन रिजल्ट्स तो उस तरह से नहीं कन्वर्ट नहीं। हो पाए। उस समय जो है ना, पश्चिम और गैर पश्चिम में प्रदेश बढ़ चुका था। तीसरी ताकत भी मिली सर, बीएसपी भी साथ आई उस वक्त। हाँ, तो लेकिन आप जो भाजपा का जो उभार है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
80 और 90 के बीच में कांग्रेस पार्टी को पराजित करने के लिए दलित और मुस्लिम दो उसके बड़े जनाधार थे। तो उन वोटों की मारामारी में मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह, मायावती और कांग्रेस चारों भिड़ गए और जो हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो खाली हो गई। उसको वही दौर है जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चलता है, लेकिन हमारे सेकुलर लीडर बेखबर है। एक सेकुलरिज्म चौधरी चरण सिंह का भी था, वो आर्य समाजी थे, वो दयानंद को मानते थे, वो पक्के हिंदू थे जो रोज़ यज्ञ और वो करते थे। 11 मुसलमान एमपी बनते थे। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, संभल, और उनसे हिंदू भी नाराज़ नहीं होता था। तो आज ज़रूरत चरण सिंह की धर्मनिरपेक्षता की है। मुसलमानों को उनका रिप्रेजेंटेशन दो, प्लस हिंदू मासिद को भी विश्वास में रखो। ये नहीं कि जैसे आप लगे कि आप जैसे मुस्लिम वोटों के लिए, अब बंगाल में क्या हुआ है, जो अति उत्साह था ममता बनर्जी का, उसने सारी हिंदू वोट जो है बीजेपी को उसमें डाल दी। तो वही एक कारण है जो आप कह रहे हो। ये सर 27 का चुनाव करीब है, कुछ लोग कहते हैं कि 26 में भी हो सकता है, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए भी। हाँ। क्या आप मानते हैं ऐसा कि चुनाव पहले हो सकते हैं यूपी में? देखिए, जो आर्थिक संकट है ये तो विश्वव्यापी है और ये कोई एनडीए सरकार की देन है, ये राजनीतिक प्रचार हो सकता सही नहीं है। तेल के, गैस की कीमतों के दामों के बढ़ने की प्रक्रिया जो है विश्वव्यापी है, उसका असर यहाँ पे भी पड़ रहा है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2000 रुपये की बढ़ोतरी साधारण आदमी की थाली पे हो गई है। अभी तो दाम इन चीज़ों के और बढ़ेंगे और मार्च अप्रैल तक आते आते स्थिति खराब ना हो तो किसी स्टेज पे जो रणनीतिकार हैं वो पहले भी चुनाव कराने की प्रक्रिया करा सकते हैं। क्या ये संभव है सर कि ये जो दो वारिस हैं चौधरी चरण सिंह की सियासत के, उनके राजनीतिक वारिस मुलायम सिंह यादव जी और उनके चौधरी अजीत सिंह जी, दोनों के जो बेटे हैं वो 27 के इलेक्शन में फिर एक साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं? ऐसा कोई स्पेस है? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। उसकी वजह है कि बहुत एग्रेसिव होकर के राजनीति करने का मन और मिजाज जयंत चौधरी जी का भी नहीं। और अखिलेश यादव की जो भूमिका है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से अपोजिशन के पूरे स्पेस को पे कब्जा करने की। उनकी मायावती से नहीं बनती है, उनकी कांग्रेस से नहीं बनती है, और फिर वो लोकदल ऑफ जयंत चौधरी को बहुत कमज़ोर हिस्सेदार और पक्षधर मानते हैं। तो इनके साथ आने की संभावना मुझे ना के बराबर नहीं। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को एक मजबूत पार्टनर मानती है? मानना चाहिए, क्योंकि पश्चिम यूपी में जो चौधरी साहब को मानने वाले समूह हैं वही प्रखरता के साथ एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। एनडीए में भी कई तरह के टर्मोइल हैं और लोकसभा का चुनाव नहीं भूलना चाहिए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, आगे बदायूं, ये 8-9 सीटें जो हैं सपा प्लस के कब्जे में, जो 40 से ज़्यादा विधानसभाएं होती हैं। चौधरी जयंत चौधरी जी की पार्टी को और उनके जन आधार को मुखर करने के लिए भी आवश्यक है कि उनको यहाँ बड़ा बना करके या इफ़ेक्टिव बना करके दिखाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो किसान जातियाँ भी भाजपा के साथ मिलकर के अगर चुनाव में कूदती हैं तो 80-90% सीटें जो हैं वो एनडीए के काबू में आ सकती हैं। क्या ये इसी रणनीति का हिस्सा था सर कि सकूती में जो हुआ, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधा मोर्चा खोल दिया योगी और मोदी के ऊपर, वहां उनके
एक्स एमपी एक्स मिनिस्टर संजीव बालियान भी मौजूद थे, और उसके बाद फिर ताबड़तोड़ 3-4 जनसभाएं करते हैं जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी में। आप भी उनमें से कई सभाओं में साथ में दिखाई दिए, उनके मंच पर भाषण दिया आपने भी, और एक रैली मुजफ्फरनगर में हुई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी ने एक तरह से प्रोजेक्ट किया और मैसेज देने की कोशिश की कि जयंत चौधरी की उनके लिए खास अहमियत है। नहीं, जो एनडीए विरोधी या भाजपा विरोधी दल हैं वो निरंतर इस प्रयास में लगे रहते हैं कि जयंत चौधरी अलग हो, और उसको लेकर तमाम तरह की जो पॉलिटिकिंग होती है वो भी करते रहते हैं। कुछ लोग हमसे भी संपर्क करते रहते हैं, पुराने हमारे साथी हैं, और एक भाजपा विरोधी व्यापक मोर्चा पुनः बने जिसकी संभावना ना के बराबर है, उसके प्रयासों में लगे हुए लोग कई तरह की चर्चाएं अफवाहों का भी सहारा लेते हैं। ये उसी का नतीजा जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये एज ऑन टुडे टोटली असंभव है। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि जो अंदर खाने समाज में चल रहा है, जो आर्थिक मोर्चे पर दुनिया भर में चल रहा है, जो आप कह रहे हैं कि वैश्विक परिस्थितियां हैं, अभी हाल में देखा आपने कॉकरोच पार्टी की बात आई और मिलियंस में फॉलोअर्स हुए, बीजेपी से ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हो गए। ये क्या है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या यूथ की जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रही है? ये भी वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। बांग्लादेश में जो हुआ, जो नेपाल में हुआ, कि श्रीलंका में, पहले श्रीलंका हुआ में मार्क्सवादी सरकार है जी, और ये केजरीवाल की पार्टी का हुआ। लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मानता हूँ, जब तक किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा या तपे तपाए नेतृत्व के बगैर कोई चीज़ बनेगी, उसकी उम्र कम होगी। केजरीवाल जी की पार्टी सड़क से शुरू हुई थी, तिहाड़ जेल में बंद हो गई। नेपाल में मेरा बहुत आना जाना रहता है, वहाँ भी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। बांग्लादेश का प्रयोग भी असफल रहा है। पिछले दिनों श्रीलंका के मुझे 5 बार के मिनिस्टर रहे राजनेता मेरे घर पर आए थे। उनका कहना था कि आर्थिक तंगी ऐसी हो गई है कि जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो ये जो कॉकरेज पार्टी हैं, ये पूरी हमारी व्यवस्था के विरुद्ध मैंडेट है, चाहे पक्ष है प्रतिपक्ष, यानी एक तरह से रिजेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का। उससे लोग, हालांकि हमारी डेमोक्रेसी की उम्र भी लंबी है और इसके प्रयोग भी सुंदर हैं। प्रधानमंत्री भी यहाँ चुनाव हारते हैं, और ये एशिया में शायद अकेला मुल्क है जहाँ प्रधानमंत्री हारने के बाद नए प्रधानमंत्री के सामने बैठ जाते हैं, वरना बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में वो कब्रिस्तान में चले जाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता। ये खूबी है हमारे लोकतंत्र की। इसलिए जो यूथ है वो आगे देखो है, आगे देखता हो। तो जब अच्छा, अब ये मान लिया बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ मानते हो, ये विपक्ष के पक्ष में कौन सा मैंडेट है? ये तो पूरी संपूर्ण, मोदी जी से फॉलोवर ज़्यादा हो गए हैं तो राहुल गांधी जी से तो कई गुना ज़्यादा हैं। इसको सर, इसका एक पहलू और देखने की कोशिश करते हैं सर। जब वोटिंग होता है पूरे देश में तो वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहता है आमतौर पर। ये बंगाल ने रिकॉर्ड बनाया भी, तोड़े भी पुराने रिकॉर्ड, ये एक अलग बात है, बंगाल उसका अपवाद है। लेकिन आम तौर पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो लगभग 30, 35, 40% तक तो वोटर्स वैसे ही रिजेक्ट कर चुके होते हैं, वो पार्टिसिपेशन ही नहीं करते हैं इलेक्शन में। तो उसको भी क्या इसी से जोड़ के चला जाए कि वो जो 30% की पॉपुलेशन है। तुलसीदास जी ने जो कहा था, कोई नृप हो हमें कहानी, तो ये निराशावादी दृष्टिकोण है। जनता के एक हिस्से को, समाज के एक हिस्से को, मतदाता के एक हिस्से को ऐसा लगता है, और एक सोशलिस्ट होने के नाते मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। सरकारों की अदला बदली से सामान्य आदमी के जनजीवन में बड़े आर्थिक सामाजिक बदलाव होते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सर। आम तौर पर ये कहा जाता है कि चौधरी साहब किसानों के नेता थे,
कोई कहता है किसानों के मसीहा थे। जब भाषण भी होते हैं या आमतौर पर नेता भी बात करते हैं, बुद्धिजीवी भी बात करते हैं, तो उनको किसानों के दायरे में समेटने की बात होती है। तो क्या ये छोटे पर्सपेक्टिव में देखने वाली बात है चौधरी चरण सिंह को? नहीं, चौधरी साहब का सही मूल्यांकन ही नहीं हुआ। गांधी के बाद भारत को गांधी की नज़र से देखने वाला एक ही नेता था, और गांधी में भी संपूर्णता थी। गांधी भी कोई खाली आज़ादी की बात नहीं था, वो हरिजन उद्धार के भी नेता थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के भी नेता थे, वो ग्राम स्वराज के भी नेता थे, वो किसानों के भी नेता थे। उन्होंने कहा था, उनका वक्तव्य है कि भगवान अगर मुझे अगला जन्म दे तो किसी वाल्मीकि के घर में पैदा करना। वो सामाजिक परिवर्तन के नेता थे। वही स्थिति चौधरी चरण सिंह की थी। वो किसान के घर में पैदा हुए थे। किसानों के उन्नति के बगैर देश की उन्नति नहीं होगी, ये एक ध्रुव सत्य है। लेकिन वो गांव के दस्तकार के बहुत बड़े नेता थे, किसानों से भी ज़्यादा। वो रोज़ चिंतित रहते थे कि गांव का जुलाहा कहाँ चला गया, मोची कारीगर कहाँ चला गया, अच्छा बर्तन बनाने वाला कहाँ चला गया, गांव का तेली कहाँ चला गया, गांव का कुम्हार कहाँ चला गया। तो जो आर्टिजन ट्रेड थी गांव में, जो ग्राम स्वराज को बनाती थी, वो सब बेरोजगार की तलाश में शहर में आ गया। और जो बड़े बड़े कारखाने थे, चाहे टाटा ऑयल मिल हो, चाहे भोटिया पोट्रीज हों, वगैरह वगैरह, उसने उन सब गरीब धंधों का स्थान ले लिया। एक दूसरा, चौधरी साहब को कई लोग कहते हैं भी वो जातिवादी थे। तो जो भी समाज के परिवर्तन को तोड़ने का प्रयास करेगा उसको जातिवादी कहा जाए। ये अम्बेडकर को भी कहा गया, ये कर्पूरी ठाकुर को भी कहा गया, ये चौधरी साहब को भी कहा। चौधरी साहब ने जो राजनीति में किसानों से भी ज़्यादा जो परिवर्तन हुआ है वो है सोशल एम्पावरमेंट का। हम लोग सोचते नहीं थे कि उन वर्गों के हाथ में भी कभी संपूर्ण सत्ता आ सकती है जो कई सौ सालों से, हजारों साल से पीछे सत्ता से बाहर है। ये अभिजात वर्ग का खिलौना थी सत्ता, वो खेलते थे। चौधरी साहब ने रिप्लेसमेंट किया। वो 77 में उनको मौका मिला, रामनरेश यादव बने, कर्पूरी ठाकुर बने, देवीलाल बने, प्रकाश सिंह बादल बने, नीलमणि राउतराव उड़ीसा में बने। तो जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉलिटिकल पावर हुआ, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने पिछड़ी जाति के जो एमपी थे वो 70-80 के आसपास थे 1977 में, और यही हाल 89 में हुआ। तीसरा, एमएसपी को लेकर के आपकी जानकारी के लिए 1971 तक गेहूं, चावल, शक्कर सब बाहर से आते थे। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक प्रयासों का नतीजा था। उसमें देवीलाल जी बादल साहब भी रोज़ मोर्चा लगाते थे। ये एमएसपी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन लड़ाई अधूरी है। एमएसपी तो तय हो गई, सरकारी खरीद पे भी एमएसपी तय हो गई। एक तो एमएसपी तय करने का सिस्टम डिफेक्टिव, दूसरा एमएसपी तय होने के बाद भी ऊंचे पैमाने पर जो गैर सरकारी खरीद है उस पर दाम नहीं मिलता। तीसरा, भाषा का था। चौधरी साहब जो है भारतीय भाषाओं के बड़े भारी समर्थक और प्रशंसक थे। चौधरी साहब दलित उत्थान के लिए प्रशंसक थे। गांव और शहर का जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा था। और एनसीआर को आप छोड़ दो, पूरे देश में है। गांव जो है उपनिवेश बन के रह गए हैं, नौकरी वहाँ पे नहीं है, व्यापार वहाँ पे नहीं है, और कम्युनिटी एक्सचेंज, कम्युनिटी के रिश्ते हैं आज भी। अनाज पल्ले में रख करके सब्जी खरीदने जाते हैं 80% गाँव में। तो चौधरी साहब गांव को भी ऐसा ही देखना चाहते थे जैसे शहर में। आरक्षण के बारे में 1935 में जब जवाहरलाल ने भी नहीं सोचा, तब उन्होंने कहा कि गांव के लड़कों की 50% नौकरियां आरक्षित कर दी जाए। उसमें कोई जाति नहीं, सिर्फ किसान का प्रमाण पत्र हो। किसी ने कहा दलितों का क्या होगा, उन्होंने कहा 25% दलितों को करो। तो चरण सिंह इज़ द मोस्ट मिस अंडरस्टूड एंड मिस प्रोपेगेटेड लीडर ऑफ द कंट्री। इतना प्यार किसी पे नहीं हुआ। क्यों? जो उन्होंने जो सवाल उठाए थे वो उस समय की धारा से मेल नहीं खाते थे। कोई कांग्रेसी नेता है 47 से लेकर जो जवाहरलाल के सामने खड़ा हो गया? और जवाहरलाल ने 1964 में लोकसभा में गलती मानी। 1952 में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनती है
तो कृषि कार्यों के लिए 35% का आरक्षण है रूरल बजट का, और इंडस्ट्री के लिए 15% का है। 1962 आते आते कृषि के लिए 15%, ग्रामीण सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के लिए 35%। और जब बेरोजगारी भी बढ़ती रही, जब और परेशानियां पैदा होती थी, जवाहरलाल ने 1964 में कहा कि प्राथमिकताओं की जो मैंने अदला बदली की वो गलत थी। तो कृषि, अच्छा आज तो मैं तो अटल जी के समय में ये फूड कॉरपोरेशन जहाँ जमा होता है, मैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ। मैं बहुत घमंड के साथ कहना चाहता हूँ, गेहूँ, चावल, चीनी के अंबार लगे हुए हैं। ऐसा ना हो कि कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, 2 साल तक हम अनाज खिला सकते हैं। आज 5 किलो अनाज 80% लोग खा रहे हैं मुफ्त का। और चीनी, गेहूं और चावल की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। तो ये चरण सिंह वाद है, ये चरण सिंह फिलोसफी है गांव की संपन्नता से। किस तरह से आज दुनिया भर में आप जो है कर्जा नहीं ले रहे हैं, वरना अन्न के लिए भी कर्जा लेते थे। PL 480 होता था, अमेरिका शर्त लगाता था कि अनाज जब भेजेंगे जब हमारी नीतियाँ मानोगे। तो इस देश को स्वावलंबी बनाने में चरण सिंह वाद का भी असर है। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि 2026 में जहां आज हम खड़े हुए हैं, वहां चौधरी चरण सिंह की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो ये सोशल इक्वेशंस हैं, वो प्रैक्टिस में कैसे इम्प्लीमेंट होंगे? तीसरी या चौथी जनरेशन है सर। लैंड एबोलिशन एक्ट अब टीनेजर्स को, जेन जेड को अपील नहीं करता। चकबंदी अब उनको अपील नहीं करती, उनकी जनरेशन को अपील करती थी। आज ज़मीन के साथ जो रिश्ता मेरे दादा के ज़माने में लोगों का होता था कि वो ज़मीन को माँ समझता था किसान, वो रिश्ता आज नहीं है। आज किसान चाहता है, किसानों के बेटे बेटियां चाहते हैं कि वो भी जो है थार खरीद लें, उनकी लैंड एक्विजिशन में ज़मीन चली जाए। तो ये प्रायोरिटीज़ जो फार्मर्स की जो कम्युनिटीज़ हैं, जो फार्मर्स की कास्ट हैं, उनके प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं सर। तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह की जो आइडियोलॉजी है और उनका जो काम करने का पैटर्न है, वो 2026 में कैसे रिलीवेंट है और कैसे लोगों को, मैसेज को आप उस पर मोबिलाइज कर सकते हैं? देखिए, सोसाइटी के जो कॉन्ट्राडिक्शन से अंतर विरोध हैं, वो समय समय पर समाज के विकास के साथ बदलते हैं। एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आप याद करो 19वीं 20वीं सदी में मार्क्सवाद जो था, उसने USSR, चाइना, बुल्गारिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, रूस, पूरी दुनिया बदल दी थी। आज एक मुल्क में मार्क्सवादी सरकार नहीं है। हमारे इंडिया में भी 40-40 MP हुआ करते थे, आज एक MP नहीं है। बसपा, उसका ना एक MP है, ना एक MLA है, ना MLC है, ना राज्यसभा। तो जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो चेंज होने, आई एग्री विद यू। जो चौधरी साहब के समय जो समस्याएं थी, वो आज नहीं है। आज एक तो बेरोजगारी बड़ी भारी समस्या है, एक वेस्टर्नाइज कहूँ या फिर ये है डिमांड ऑफ द आवर है, अच्छी और प्रोस्पेरस ज़िंदगी जीने की इच्छा शहर वालों की तरह से गांव वालों की भी है। एक बदलाव और भी आया सर। उस पीढ़ी में एक आदमी गांव से नौकरी करने जाता था तो जो 2 पैसे बचत के लाता था वो गांव में लगाता था, उससे गांव में 2 कमरे बनाता था। आज वो चाहता है कि गांव में जो ज़मीन बची है उसको बेच करके शहर में प्लॉट खरीद ले या उस पर मकान बना ले। देखिए, फिर इसको और आगे बढ़ाओ। जो सामूहिकता का बोध था गांव का, समाप्त हुआ। पहले एक संयुक्त परिवार में रहने के जो सुख थे, उस पर चर्चाएं होती थी। आज सारे परिवार बटे हुए हैं। ज़मीन इस कदर बट गई है, इस कदर बट गई है भाई और भाइयों की, गांव में बिरला परिवार मिलेगा जो इकट्ठा रहता होगा। और वो चौधरी साहब भी कहते थे अनप्रोडक्टिव हो गई है भाई। अब तो ट्रैक्टर की बात छोड़ दो, अब तो 2 बैल की भी खेती लायक ज़मीन नहीं बची है। तो इसी में रास्ते निकालने हैं सबको मिलजुल करके। इसमें कोई एक पार्टी, एक नेता निकालेंगे मैं नहीं मानता। एक तो लघु कुटीर उद्योग धंधों का जाल बिछाना पड़ेगा, जो चौधरी साहब कहते थे। दस्तकारों के जो धंधे गांव के ख़त्म हुए, उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। कई राज्य सरकारों ने इस तरह के काम शुरू हुए, जैसे मछली पालन है, देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है। कुक्कुट उत्पादन है। इस तरह के जो ट्रेडिशनल ट्रेड थे वो तो सब खत्म हो गए ना, वो तो सब
शहरों में आकर के मजदूर हो गए, और गांव के किसानों के लड़कों की भी प्राथमिकताएं बदल हो गई हैं। एक तो एजुकेशन नेसेसरी हो गई है, कितना ड्रॉप आउट होता था गांव में, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, अब लड़कियां भी पढ़ रही हैं। तो नए समाज की नई चुनौतियां हैं, और ये लोकदल के सामने भी है, ये बीजेपी के सामने भी है, यद्यपि कम्युनिस्ट इसमें फेल हो गए और कांग्रेस पार्टी उसको तार्किक तरीके से रखने में नाकामयाब है। इन चुनौतियों से सर राजनीतिक दल, सारे दलों का आपने नाम लिया, वो लड़ नहीं पा रहे, इसीलिए कॉकरोच पार्टी जैसे एग्जिस्टेंस हो रहे हैं सर। उनको ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे, तभी निराशा का इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन हुआ है। ये कोई मामूली नहीं है। लेकिन ये नेपाल नहीं बन सकता है, ये बांग्लादेश भी नहीं बन सकता है। तो जो इसको बांग्लादेश नेपाल के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी अप्रोच भी अनडेमोक्रेटिक है। यहाँ चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जाति समूहों का, जिसमें सभी क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आस्था तो सबकी है। चुनावी प्रक्रिया में ग्राम पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव तक सबकी भागीदारी की प्रक्रिया है। सर ये कहा जा रहा है कि जब से आप आरएलडी में आए हैं तो एक पैरोकार के तौर पर आपको देखा जा रहा है। आप लगातार ये वकालत भी कर रहे हैं कि आरएलडी को जितना बड़ा शेयर वेस्टर्न यूपी में बीजेपी देगी उतना एनडीए की सेहत के लिए अच्छा होगा, ये बार बार कह रहे हैं। क्या ऐसा कोई नेगोशिएशन शुरू हो चुका है सर चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, एक तो मैं मानता हूँ जयंत चौधरी अभी असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं, उनकी संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। दूसरा, ये भी मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि वो चौधरी चरण सिंह नहीं हो सकते, लेकिन हमारे वर्गों के एक हिमायती के रूप में यहाँ एक अच्छे वकील की ज़रूरत है। तो चौधरी साहब के आसपास भी वो खड़े दिखाई देंगे तो इन वर्गों की बेहतरीन रहनुमाई यहाँ हो सकती है। दूसरा, मैं पहले दिन स्पष्ट किया, मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूँ और बहुत विनम्र भाव से कहता हूँ, 2 बैलों वाले किसान का मैं साधारण परिवार का बेटा हूँ, ये मेरे लिए क्रांति थी। हालांकि बौद्धिक तौर पर मैं इतना परिपक्व हूँ, ना भी एमएलए एमपी बनो तो भी अपनी भूमिका होती है। तो मैं इतनी समृद्ध लाइब्रेरी आपके पास है, तो आपने फ़लस्तीन, नेपाल, अफगानिस्तान, इस टाइप से अलग अलग देशों की एमएसपी और एग्रीकल्चर की फाइल अलग से है, स्टेट वाइज फाइल्स हैं, कंट्री वाइज फाइल्स हैं। तो सपना मेरा ये है कि ये आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का औजार बने, जितना भी लोक दल है जैसा भी है, और ये एक्सपेंड हो, ये खाली किसान तक ना रहे। जो मैं, चूँकि बिहार में मेरा लंबा समय गुजरा है, मैं चाहता हूँ कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार ने जिन सामाजिक वर्गों को उत्तेजित किया था, प्रभावित किया था, आंदोलित किया, तो जो गैर किसान पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ, आपकी जानकारी के लिए जाति की जनगणना होगी, बिहार में 38% अति पिछड़ी जाति हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन माफ़ करना लोकदल में कम है, चौधरी साहब वाले में भी कम था। उसमें प्रधानता ज़्यादातर कृषि ऑन्ड फार्मर्स की थी, ये उनकी भी पार्टी बन रही। ये अंबेडकर के मानने वाले लोगों का भी इसमें समावेश है, जो पहले नहीं था। मुझे प्रसन्नता है, एंड यू विल एग्री विद मी, कि जैसे कुछ जाति समूहों का, कुछ वर्गों का चरण सिंह के लोकदल से जैसे अलगाव था, वैसा मुझे आज की तारीख में जयंत चौधरी के उससे नहीं दिखता। इसमें त्यागी भी घुसते हैं, इसमें बनियों भी देखता हूँ मैं, इसमें ठाकुर भी हैं, इसमें गुजर भी हैं, इसमें दलितों के लोग भी आ रहे हैं, इसमें महिलाओं के संग। चौधरी साहब के टाइम पे ऐसा नहीं, तो विशुद्ध किसान पार्टी। क्या ये जो एक्सपेरिमेंट जयंत चौधरी कर रहे हैं, उन्होंने एक 28 साल के लड़के को जो त्यागी समाज से आता है मेरठ का जिला अध्यक्ष बनाया। अभी पिछले दिनों उन्होंने जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो बार बार अपने भाषण में कहते हैं कि 9 एमएलए थे, मंत्री बनने का नंबर आया तो एक दलित के बेटे को बना दिया। तो ये सब इसी स्ट्रेटजी का पार्ट है, ये उसका प्रयोग है, और ऐसा प्रयोग करने के लिए बड़ा दिल और बड़ा सीना चाहिए। लेकिन सर आपके सामने एक बड़ा सवाल है, ये जो कल्चर है किताबों वाला, इतनी किताबें आपने जीवन भर पढ़ी, अभी भी पढ़ते हैं, आपने मुझे दिखाया कि कई महत्वपूर्ण किताबें इस समय आप पढ़ रहे हैं। यहाँ से आप जिस कल्चर में अब हैं, वो कोहनी वाला कल्चर, कि नेता इलाके में निकलता है तो कुछ लोग
उसके चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं, किसी को पास नहीं फटकने देते। तो उस कल्चर में कैसे एडजस्ट करेंगे सर? क्या उस कल्चर को आप बदल देंगे? नहीं, अभी कल्चर बदलने अभी वाला जयंत चौधरी जी को थोड़ा और कद काठी के हिसाब से बड़ा होना। चौधरी साहब के मंच पे एक भी फालतू आदमी नहीं चढ़ता था, जिनके नाम थे हैं वही चढ़ते थे। थोड़ा अनुशासन। ये सर नाम तय में बखेड़ा हो गया था, रोक रहा हूँ आपको। मुजफ्फरनगर में सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद साहब का नाम नहीं था। शायद वो पहले सूचना नहीं दे पाए होंगे कि भाई मैं आ रहा हूँ, और अगले दिन वो चले गए। मंच पे जगह नहीं मिली तो पूरे में शोर मच गया कि साहब गुलाम साहब। उसमें मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे जी। जयंत चौधरी की जो मीटिंग होती है उसमें विधायक सारे रहते हैं, लेकिन अभी इसको एक सिस्टेमेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एमर्ज होना है। अभी ये चौधरी चरण सिंह के समर्थकों की और जयंत चौधरी को चाहने वालों की जमात है। इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम में इसको एमर्ज होना, उसमें जयंत चौधरी जी प्रयास करेंगे तो हमारे जैसे लोग भी। आपको लगता सर इतनी विल पावर है उनके पास? विदेश में पैदा हुए, वहीं पढ़े, और सोफिस्टिकेटेड नेता हैं, सौम्य हैं, सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट स्पोकन भी हैं। लगता है कि इतनी विल पावर है, वो ओवर सीखने की इच्छा है, नूतन प्रयोग करने की इच्छा, अभिलाषा है, और उन सब वातावरण में रह कर के मेहनत करने की भी है। और दूसरा ये है भाई, जो आपने जनरेशनल गैप बताए हैं, वो हमारे आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके बच्चों से भी कम्युनिकेट करते हैं। चौधरी चरण सिंह नहीं कर पाते थे। मैं तो उस पीढ़ी का हूँ, हम लोग चौधरी साहब से दूर भागते थे। जयंत चौधरी के आसपास एक क्राउड नई पीढ़ी के लड़कों का भी है, जो लोकदल में अजीत सिंह के समय भी भर्ती नहीं हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने विस्तार से यूपी की पॉलिटिक्स पर, आरएलडी के इक्वेशंस पर और बड़े सामाजिक बदलावों पर हमसे बात की। और चौधरी साहब के प्रति जो आपकी आस्था है और जो एक मोहब्बत है अपने नेता के प्रति, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता में जो होनी चाहिए, वो अद्भुत है और वो ज़बरदस्त तरीके से झलकती भी है। हम भविष्य में आपसे फिर समय लेंगे सर, आपको फिर नोक करेंगे, और ऐसे ही विषयों पर हमारी ये चर्चा की श्रृंखला जारी रहेगी। आप हमारे चैनल सियासी पंचायत को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।